हेलो एवरीवन, मैं गिरीश कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सेल का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने पढ़ा है कि सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, राइट। हमने साथ ही में पढ़ा था कि किस तरह से न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये सेल पार्ट 2 है। तो आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाइए पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 भी इसका समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप अपकमिंग वीडियोस जो भी क्रैश कोर्स से रिलेटेड है नीट के, आप देख सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं मेधावी इंस्टीट्यूट में तो आप हमें मेल कर सकते हैं, साथ ही में आप हमें पर्सनल नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है स्टूडेंट्स। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मेधावी इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिल जाएगा। क्लियर? फेसबुक पर आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेधावी इंस्टीट्यूट के नाम से फेसबुक पेज है हमारा, जहाँ पे हम डेली क्या करते हैं, क्वेश्चन अपलोड करते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे शुरू करते हैं। आज हमने यहां तक पढ़ लिया था कि किस तरह से सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आपको एक और कॉन्सेप्ट में बताना चाहूंगा। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ ही में साथ साथ डायग्राम बनाना और लिखना शुरू कीजिए। करेक्ट? तो सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आप सभी को पता है न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और वैसे सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो आप सभी को ये चीज बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? सो नाउ, अब आप देखो जो सेल का जो ये चैम्बर है, इसके अंदर मैक्सिमम मटेरियल क्या है? दैट इज प्रोटोप्लाज्म। एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसने अंदर के सारे मटेरियल्स को होल्ड करके रखा है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। सो आप लोग लिख लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? तो अब आप देखो प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं और न्यूक्लियस है। स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक तो जो न्यूक्लियस जो है इसके बाहर का जो मटेरियल है, राइट, जो न्यूक्लियस के बाहर है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म के बारे में, तो दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज द जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। बात समझ में आई? तो इतनी बात समझ में आई। साइटोप्लाज्म क्या होगा? बाहर वाला मटेरियल। क्लियर? सो अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा? जो इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? तो आप लिख लेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको पता चल गया है कि प्रोटोप्लाज्म के ही एक हिसाब से दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, सेकंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी क्या है, अब हमारे पास ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो हमने बात की थी कि ऑर्गेनेल्स का हम पढ़ेंगे कितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है एक सेल के अंदर। ठीक है? तो फर्स्ट वन आप नाम लेंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑर्गेनेल है। अभी देखो हम ना बात कर रहे हैं, अभी हम किसी एनिमल या प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल एक सेल की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड वन नाम बताओ? सेकंड वन इज प्लास्टिड। थर्ड वन इज, जल्दी से नाम बताओ स्टूडेंट्स? थर्ड वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिल्कुल सही। फोर्थ वन इज राइबोसोम। क्लियर? फिफ्थ वन इज लाइसोसोम। वेरी गुड। सिक्स्थ वन इज वैक्यूल। शाबाश। नेक्स्ट इज सेवंथ वन इज सेंट्रियोल। एंड एट्थ वन इज, कौन सा छूट गया अभी? गोल्जियाई बॉडीज या एपरेटस। आप कुछ भी कह सकते हैं, गोल्जियाई बॉडीज या गोल्जियाई एपरेटस। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहले ऑर्गेनेल से पढ़ना शुरू करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आप मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कितना मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा? आप देखो ध्यान से। सो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर?
सो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल मेम्ब्रेन होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो अभी आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है कुछ इस तरह से, राइट। और इसी तरह से सामने वाली मेम्ब्रेन भी क्या होगी, कुछ अंदर की तरह फोल्ड होगी। क्लियर? तो आप ऐसे बना लेंगे। जो ये अंदर की तरफ फोल्ड है इसे क्या नाम दिया जाता है, क्रिस्टे। क्या नाम दिया जाता है, क्रिस्टे। क्लियर? लिख लेंगे आप लोग भी, क्रिस्टे। तो बच्चे अब एक बात बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा क्या जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे क्या बनता है, एटीपी जनरेट होता है ना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। स्टूडेंट्स एटीपी बनाने के लिए इसमें क्या होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। इसमें दो साइकिल्स चलती हैं, कौन कौन सी, वेरी गुड, शाबाश, क्रैब साइकिल एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बात समझ में आई? आपने पढ़ा होगा ये प्लांट फिजियोलॉजी में, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, क्रैब साइकिल एंड ईटीसी। क्रैब साइकिल को एक और नाम से बुलाया जाता है टीसीए साइकिल, विच मींस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बात समझ में आई? चलो, तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, तो आप लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, कॉलेकर ने। तो आप लिख लो, कॉलेकर ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, COLLIKER। कॉलेकर ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सेकंड थिंग क्या है, किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, सो हु नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज माइटोकॉन्ड्रिया, नाम था बेंडा। नाम क्या था, बेंडा। क्लियर? तो आपको ये दो नाम याद होने चाहिए, तो फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया एंड सेकंड टाइम इज कि किसने इसका नामकरण किया, यहां नाम रखा। क्लियर? तो हमने बात कर ली है, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। हमने ये भी बात कर ली कि इसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, इसमें क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे, बीच में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। क्लियर? दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो टीसीए साइकिल जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहां पे चलती है, ये चलती है इनर मेम्ब्रेन में, और ईटीसी चलती है हमेशा बाहर की साइड। याद होगा आपको, ईटीसी कहां चलती है, बाहर की साइड, जो एटीपेज एंजाइम की हेल्प से एटीपी बनता है, राइट। F1 एंड F0 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे जो एक्चुअली एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, F0 एंड F0 पार्टिकल्स। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। एक और नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऑटोनोमस ऑर्गेनेले। So why we call it autonomous organelle? Because mitochondria contain its own genetic material. That means इसके पास खुद का क्या होता है, डीएनए होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा, एंड खुद का ही राइबोसोम प्रेजेंट होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जो इसके पास खुद का राइबोसोम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 70S टाइप का। कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का। भले ही ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट हो, किसी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हो, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया होता ही यूकैरियोटिक सेल में है, तो यूकैरियोटिक सेल में हमें पता है राइबोसोम 80S होते हैं, बट यहाँ पे कौन सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या क्या करता है। तो पहला फंक्शन तो हमें पता है कि एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया खुद डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसका नाम ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। और अगर ये खुद डिवाइड कर सकता है तो ये डिवाइड कैसे करता है, डिवाइडेड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड इटसेल्फ बाय फिजन। नाउ यू नो कि क्या होता है फिजन। फिजन होता है जब एक सेल से दो सेल बनते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड फिजन, टूटना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक से दो में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल के पास प्रेजेंट होगा, जो सबसे ज्यादा काम करेगा, जैसे हार्ट सेल्स है, या फिर कोई ऐसी बॉडी की मसल या ऐसे सेल जो लगातार फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस ज्यादा होगी। तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर डिपेंड करता है कि उस सेल का काम क्या है।
अगर उस सेल का काम कोई मेजर है तो इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। बात समझ में आई? क्लियर? तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड की। सो नाउ प्लास्टिड इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो आपको पता हो तो प्लास्टिड भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। चलिए प्लास्टिड बनाते हैं जरा। इस तरह से प्लास्टिड को हम यहाँ पे बना लेंगे। तो प्लास्टिड भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पूरे सेल के अंदर सिर्फ दो ही ऑर्गेनेले ऐसे हैं जो डबल मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो एक कौन सा हो गया? प्लास्टिड, और दूसरा कौन सा बताया हमने? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस वन इज प्लास्टिड। तो लिख लेंगे आप लोग भी, प्लास्टिड इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। सो नाउ नेक्स्ट वन इज जो प्लास्टिड है स्टूडेंट्स, इनको फर्स्ट टाइम जो प्लास्टिड टर्म है या किसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम? दैट इज अर्नेस्ट हैकल, ई हैकल। तो हैकल ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम प्लास्टिड को ढूंढा था। HAECKEL। कब किया था स्टूडेंट्स? इन्होंने किया था 1866 में। बात समझ में आई? दिस इज द फर्स्ट टाइम अर्नेस्ट हैकल इंट्रोड्यूस प्लास्टिड। नाउ अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप देखो, जो प्लास्टिड होता है इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होगा? क्लियर? तो चलिए बात करते हैं जरा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो आप देखो, इसके अंदर जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है इसे क्या नाम देंगे? जितना भी जेली लाइक सब्सटेंस है उसे नाम दिया जाएगा स्ट्रोमा। क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रोमा। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे स्ट्रोमा इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड। क्लियर? नाउ अब आप ध्यान से देखेंगे, जो प्लास्टिड है इसके अंदर क्या है? प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इस तरह से, राइट? ये क्या है? प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनसाइड द प्लास्टिड। तो ये जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें कहा क्या जाता है? ध्यान देना, एक प्लेट जो होगी स्टूडेंट्स उसे कहा जाएगा थाइलेकोइड। क्या कहा जाएगा? थाइलेकोइड। क्या कहेंगे? थाइलेकोइड कहेंगे, राइट? जो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारी प्लेट्स आपस में जुड़ी होंगी, एंड ये प्लेट्स भी आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? थ्रू लैमिले, जिनको हम स्ट्रोमा लैमिले भी कहते हैं, राइट? तो इसे क्या कहेंगे? लैमिला। सो इन्हें क्या कहेंगे? लैमिले। क्लियर? अभी जो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से बना है इसे कहेंगे ग्रेनम। क्या कहेंगे? ग्रेनम। GRANUM। क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होगी। बच्चे एक और चीज है, जो ये प्लास्टिड है इसे भी ऑटोनोमस ऑर्गेनेले कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इसके पास भी अपना डीएनए और आरएनए होता है, और इसके पास वाला आरएनए भी कैसा होगा? 70S होगा। बात समझ में आई? तो दो ऑर्गेनेले ऐसे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस ऑर्गेनेले, और दोनों के पास अपना आरएनए प्रेजेंट होगा, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो प्लास्टिड है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होते हैं? कितने तरह का प्लास्टिड होता है? अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, तो कितने तरह का प्लास्टिड होता है? 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट। सो फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वन इज क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट किस चीज में हेल्प करता है? क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है? कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं, जैसे जेंथोफिल हो गया या फिर कैरोटिनॉइड्स हो गया, कैरोटीन हो गए, राइट? तो इसके पास पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। कैसा है? कलरलेस। ठीक है?
कलरलेस है और साथ ही में किस चीज में हेल्प करेगा, स्टोरेज में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करेगा। तो अब मुझे आप क्वेश्चन का आंसर देंगे जरा कमेंट में, जो क्रोमोप्लास्ट होगा ये सबसे ज्यादा कहाँ होगा, फ्लावर में या फिर किसी जहां पे फूड स्टोर हुआ है जैसे रूट में या फिर स्टेम में, सबसे ज्यादा कहां पर होगा, फ्लावर में। सिंपल, क्योंकि वहां पे कलर्स की जरूरत है। और ल्यूकोप्लास्ट कहां पे ज्यादा होगा, जहां पे फूड स्टोर हुआ होगा, जैसे स्वीट पोटैटो इज अ रूट, राइट, विच स्टोर्स फूड, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर इनफ, बात समझ में आई। तो ल्यूकोप्लास्ट बच्चे फर्दर 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एमाइलोप्लास्ट, ध्यान देंगे, एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट है, ये क्या स्टोर करेगा, एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स स्टार्च। तो एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। क्लियर, so amyloplast stores starch. Now next one इसके पास होता है इलियोप्लास्ट, ELAIO, इलियोप्लास्ट। ये क्या स्टोर करेगा, इलियोप्लास्ट को हम ओलियोप्लास्ट भी कहते हैं, जो स्टोर करता है फैट मॉलिक्यूल्स या फिर ऑयल जिसे हम कह सकते हैं, राइट। और तीसरा पिगमेंट, तीसरा जो इसके पास तीसरा टाइप जो प्रेजेंट है दैट इज एल्यूरोप्लास्ट। सो एल्यूरोप्लास्ट को हम एक और नाम से बुलाते हैं प्रोटियोप्लास्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा इसका काम क्या होगा, एल्यूरोप्लास्ट या इसे हम प्रोटियोप्लास्ट, क्या स्टोर करता है, प्रोटीन्स। बात समझ में आई, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। क्लियर, तो प्रोटीन्स ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। बात समझ में आई। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। एक और चीज आपको प्लास्टिड में याद रखनी है बच्चे, प्लास्टिड में 2 तरह की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो लाइट रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स जो लाइट की प्रेजेंस में होगी, और डार्क रिएक्शन होगी जो डार्क की प्रेजेंस में नहीं होगी, जिसका मतलब है कि इसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। हो सकता है दिन में भी रिएक्शन हो, उसे भी डार्क रिएक्शन कहेंगे, बट वो लाइट की हेल्प नहीं लेगा, या लाइट को मतलब लाइट का उससे कोई रोल नहीं है। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट होना बहुत जरूरी है, बट डार्क रिएक्शन दिन में हो रात में हो कभी भी हो सकती है, बट लाइट का कोई रोल नहीं रहेगा। बात समझ में आई। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। सो आई होप आपको प्लास्टिड क्लियर हो गया होगा। इसे एक और नाम से बुलाया जाता है प्लास्टिड को, किचन ऑफ द सेल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनता है, खाना बनता है, तो ऑब्वियसली इसे क्या कहेंगे, किचन ऑफ द सेल। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाए 2 ऑर्गेनेले, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी के ऑर्गेनेल्स को कवर कर लेंगे। तो आप बने रहिए मध्यस्व इंस्टीट्यूट के साथ और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट ले सकें। क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।